आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? मिराज बोलो, मिरादुल्लाह यू आल्सो बताइए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है? व्हाट डज आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स? बोलिए। जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को फुल्ली या पार्शली किसी एक लिक्विड में डिप कर देते हैं, मतलब इमर्स कर देते हैं, ओके, इमर्स करने पर हम लोग को when an object is fully or partially immersed in a liquid, then it displaces the water. तो वाटर को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। ये बिल्कुल करेगा। तो अगर वाटर को डिस्प्लेस करेगा तो या वाटर या लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, यानी बाहर निकल जाएगा उसमें से, तो कितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा? तो जब वाटर किसी एक लिक्विड के अंदर जाता है तो उस पर एक अपवर्ड ब्यूनेंट फोर्स लगती है, और ये जो ब्यूनेंट फोर्स होती है बेटा, ये जो ब्यूनेंट फोर्स होती है, ध्यान से समझिएगा, ये वो फोर्स होती है जो कि वाटर किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाता है जब उसके अंदर इमर्स, वो ऑब्जेक्ट इमर्स किया जाए। अगर ये ब्यूनेंट फोर्स ज्यादा है ऑब्जेक्ट के वेट से, मान लेते हैं W इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज ग्रेटर देन द फोर्स, यानी कि हमारे पास जो ब्यूनेंट फोर्स है वो ज्यादा है और ये कम है, तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। और अगर हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है और ब्यूनेंट फोर्स कम है तो वो सिंक कर जाएगा। और अगर ये बराबर है तो वो पार्शियली फ्लोट करेगा, फ्लोट एंड पार्शियली सिंक, एंड पार्शियली क्या करेगा बेटा? सिंक कर जाएगा, सिंक यानी डूब जाएगा। सवाल ये है यहाँ पर कि अगर हमने सपोज कीजिए कि इसके ऊपर एक फोर्स लगाई और ये ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए 5 kg का, लेकिन वाटर उस पर 5 kg का फोर्स, या लिक्विड जरूरी नहीं है कि 5 kg का ही लगाए, हो सकता है कि वो 2 kg का लगाए। सो 2 kg का ब्यूनेंट फोर्स हो जाएगा, तो नेट फोर्स, नेट ऑब्जेक्ट इस वेट का कितना हो जाएगा? अगर ये ऊपर को 2 kg की फोर्स लग रही है, 2 kg की फोर्स ऊपर को है और नीचे को ये लगा रहा है 5 kg का, तो नेट वेट कितना हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगी डाउनवर्ड, दैट वुड बी 3 kg। सो वो जो 2 kg का फोर्स है, फोर्स मतलब वेट, ठीक है, 2 kg का इसने वेट कम कर दिया, तो 2 kg वेट कम कर दिया, तो ऊपर को जो ये मैं बोलूंगा कि ये ऑब्जेक्ट पर ये जो ब्यूनेंट फोर्स लग रही है वो उतना ही पानी बाहर निकालेगा जितना इस ऑब्जेक्ट पर ये ब्यूनेंट फोर्स लग रही है। यानी कि लिक्विड डिस्प्लेस, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, जब कोई एक ऑब्जेक्ट पार्शियली या तो पूरा, सॉरी, तो आधा या फिर पूरा इमर्स कर दिया जाता है किसी एक लिक्विड में, तो लिक्विड उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। the force there is a force exerted by the liquid on the surface of the solid या substance, ठीक है, which is equal to the weight। अब फोर्स जो है वो वेट के बराबर होती है, फोर्स इज इक्वल टू वेट। अब वेट आप बोलोगे सर वेट की यूनिट तो केजी, वेट की यूनिट बेटा होती है कितना? दैट इज न्यूटन, m इंटू जी होता है वेट, m इंटू जी, ओके। तो फोर्स इज इक्वल्स टू दैट, ब्यूनेंट फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू जी, यानी कि जितना फोर्स ऊपर को लगेगा ब्यूनेंट फोर्स, वो बराबर होगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। यहां पर सॉलिड के वेट से कोई लेना देना नहीं है, ऊपर को फोर्स कौन लगा रहा है? लिक्विड, और वेट भी किसका होगा? लिक्विड का होगा जो डिस्प्लेस किया जाएगा, ओके। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5 करके बताओ फटाफट से कितना आंसर आएगा। आर यू डूइंग?
ओके, चलो मैं समझाता हूँ, चलिए कैसे होगा। तुम लोग नहीं कर पा रहे हो तो चलो मैं समझा देता हूँ कैसे होगा बेटा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपको ऑब्जेक्ट की जो फ्लोट फ्लोट अब देखो डेंसिटीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कि सपोज कीजिए आपने एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मास एम का ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास एम है, उसको आपने तीन अलग अलग लिक्विड में डाला। एक में आपने डाला मरकरी में, तो मरकरी में तो वो बिल्कुल नहीं डूबा, लेट सपोज करिए वो मरकरी में तो बिल्कुल नहीं डूबा, ऊपर ही है। वाटर में डाला तो वो नीचे सिंक कर गया है। और सपोज कीजिए कि आपने उसको या वाटर में डाला तो वो फ्लोट कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है, या हनी में मान लेते हैं, हनी में, हम हनी में आपने उसको डाला तो हनी में डालने पर वो पार्शली फ्लोट कर रहा है और पार्शली उसमें, तो ये सेम एम मास का ऑब्जेक्ट वाटर में डाला तो सिंक कर गया, यानी डूब गया उसमें। मर्क्यूरी में डाला तो, क्यूरी में डाला तो ये पार्शली सिंक सॉरी फ्लोट कर रहा है। और अगर उसको हम लोगों ने हनी में डाला तो हनी में ये सपोज कीजिए कि ये फ्लोट कर रहा है, पार्शली फ्लोट पार्शली सिंक। तो ऐसा क्या खास बात है, सेम तरह का ऑब्जेक्ट है, सेम मास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन अलग अलग उसमें अलग अलग, किसी में डूब रहा है किसी में नहीं डूब रहा, किसी में फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पर डेंसिटीज मैटर करती है। डेंसिटी जो होता है उसका होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी होता है डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये तो सेम चीज है। यहाँ पे आप सॉलिड लिख लीजिए, ये लिक्विड की डेंसिटी और ये मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा, ये सिंपल सा फंडा है इसका, ठीक है। सो इफ इट इज गिवन टू यू दैट द ऑब्जेक्ट फ्लोट विद दिस वन एंड दिस वन पार्ट ऑफ देयर वॉल्यूम। सब मान लेते हैं कि एक जो है वो 1/9 पार्ट से फ्लोट कर रहा था, एक जो है वो 2/11 से फ्लोट कर रहा है, एक 3/7। तो अभी हम लोग समझ नहीं पा रहे कि कौन कितना कर रहा है, तो हम लोग सबका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही हम सबका एलसीएम लेंगे तो इसकी 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हम 9 से नहीं सॉरी 63 से करना होगा। sorry we have to multiply this number to get the LCM with the 99। तो यहाँ भी 99 से कीजिए, यहाँ भी 99 से कीजिए, यहाँ आप कीजिए 7 963 से, तो ऊपर भी 63 से कीजिए, और यहाँ पर आप 11 इंटू 7 77 से कीजिए, तो ऊपर भी 77 से कीजिए। तो यू हैव टू राइट हियर 77 अपॉन जो भी वट एवर वैल्यू आएगी इसकी, एंड दिस विल बी 126 अपॉन जो भी वैल्यू आएगी नीचे, और ये आपका आएगा 90 9 3 27 एंड 9 3 27 एंड 2 29 297 अपॉन जो भी वैल्यू है। तो ऊपर का न्यूमरेटर जिसका ज्यादा होगा ओवरऑल वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, अगर अगर डिनोमिनेटर हमारा फिक्स है तो। इफ द डिनोमिनेटर इज फिक्स देन डिनोमिनेटर भी कितना आएगा 63 अपॉन यानी 693 आएगा। तो 693 693 693। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास डिनोमीटर सबका सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा ओवरऑल वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, तो यानी कि ये सबसे ज्यादा फ्लोट कर रहा है, मैक्सिमम फ्लोट फ्लोट इसमें कर रहा है। क्योंकि इसमें जो है 693 अगर हम लोग उसके टोटल पार्ट कर देते हैं उसमें 297 पार्ट्स बाहर है, फ्लोट कर रहा है। इसमें सिर्फ 126 पार्ट्स बाहर है और इसमें सिर्फ 77 पार्ट्स बाहर है। तो मान लेते हैं इस लिक्विड की डेंसिटी है D1, इसकी है D2 और इसकी है D3। तो सबसे ज्यादा जिसमें फ्लोट करेगा वो किस में करेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। इसमें सबसे ज्यादा फ्लोट क्यों कर रहा है ऊपर, मतलब इसमें क्यों है, क्योंकि इसकी डेंसिटी मर्करी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद हनी की है, उसके बाद वाटर की है। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि D3 इज ग्रेटर देन D2 इज ग्रेटर देन D1। समझ आया। डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है उतना ही ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम लोग डेड सी की बात करते हैं तो डेड सी में इंसान नहीं डूबता है। क्यों नहीं डूबता है, उसकी एक वजह यह है कि उसमें बहुत ज्यादा नमक होता है, तो उसके अंदर पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से उसमें इंसान मतलब डूब नहीं पाता है। समझ आया। यस सर। इसका सही जवाब होगा ये, कॉपी करो जरा इस क्वेश्चन को, और जब हो जाए तो मुझे बता देना। आज हमने की आवाज नहीं आ रही।
Sudden. Oh, done. Okay, beta, do the next question. Do question number 9. Do question number 9. Sir, C. क्या बता रहे हो बेटा? सी. Hamna, your answer? Is I'm audible to you? Hamna, Yes, sir. बेटा इसका आंसर बताइए 9th का. Sir, B. B. And yours? No, sir, Miraj? D. अच्छा D. B, sir, B. B. और तुम्हारा मिराज? Sir, C. B और D? C. D. No, sir, C. C for C for cat. cat. Okay. Yes. The two particles same distance पर है. The mass of each. बेटा यहाँ पे each लिखा हुआ है ये वर्ड. Each of the two particle is doubled. तो मान लेते हैं हम लोग F is equals to हमारे पास है G m1 m2 upon r square. ठीक है. तो अब यहाँ पर गिवन है आपको कि कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू अनचेंज. हम लोगों ने इनका डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, लेकिन उनके मास को डबल कर देना. दोनों का. ईच मतलब दोनों का. ठीक है. तो नया फोर्स कितना होगा? तो मान लेते हैं कि F डैश नई फोर्स है इक्वल्स टू G. ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है. G 2m into 2m2 upon r square. तो 2m1 और 2m2 क्योंकि डबल कर दिया गया, दोनों को डबल कर दिया गया, तो दिस विल गेट 4. So you can get here 4 gm1 m2 upon r square, and this is the original force. ये original force है, तो F dash is equals to 4 into original force. So 4 times हो जाएगी. समझ आया? समझ आया? Yes, sir. The B is the correct option. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए. Sir, A. ओके 13 का ए. एन ऑब्जेक्ट को आपने 10 न्यूटन का वेट है हवा में, जब आप उसको पानी में डालते हैं तो वेट उसका सिर्फ 8 न्यूटन बचता है. तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेड बाय वुड बी, जाहिर सी बात है 2 न्यूटन, क्योंकि डिफरेंस कितने का है? 2 न्यूटन का. तो 2 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा तभी तो 2 न्यूटन कम हुआ ना. 8 न्यूटन अब बच रहा है.
उसका मतलब 2 न्यूटन का फोर्स उस पर ऊपर की तरफ लगाएगा। अगर 2 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगाया गया है तो वही फोर्स के बराबर वाटर डिस्प्लेस होगा। समझ आया राधोलाल मेराज? बोलो। Yes, sir. डू क्वेश्चन नंबर एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 26 करें। 26 ए और बी पार्ट दोनों करें 26 के। कर रहे हो बेटा? आर यू डूइंग? जल्दी से करें, फिर जब हो जाए तो मुझे बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कीजिए, फटाफट से कीजिए।
तो नहीं आ रहा समझ ना। चलिए, अ क्यूब ऑफ साइड, अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इन इमर्स इन वाटर, वाटर के अंदर, यानी कि क्यूब है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, लेंथ ब्रेथ हाइट। इसको आपने किस में इमर्ज कर दिया बेटा? यू हैव इमर्ज दिस वन। ठीक है, ये एक क्यूब है जिसको आपने इमर्ज कर दिया है किस में? एक पानी के अंदर, इमर्ज इन वाटर एंड देन इन सैचुरेटेड सॉल्ट। आपने दोनों सैचुरेटेड सॉल्ट में भी और नॉर्मल पानी में भी, दोनों में इमर्ज किया है। इन विच केस इट विल एक्सपीरियंस द ग्रेटर ब्योनेंट फोर्स। जिसमें ज्यादा डेंसिटी होगी उसमें ज्यादा ब्योनेंट फोर्स होगा। ये तो आपको पता चल गया कि सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, यानी एक बहुत ज्यादा नमक घुले हुए पानी में अगर आपने उसको ले लिया तो उसकी डेंसिटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। और डेंसिटी जब इंक्रीज कर जाएगी तो ये उसमें ज्यादा ब्योनेंट फोर्स उसको मिलेगा। इफ ईच साइड ऑफ द क्यूब इज रिड्यूस 4 सेंटीमीटर, हर एक मतलब 4 सेंटीमीटर, यानी हर एक चीज को 4 कर दिया गया, यानी कि अब नया क्यूब जो है वो 4 सेंटीमीटर का है। नया क्यूब जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, पहले पहले 5 सेंटीमीटर का था। So immersed in water, then what would be the effect of the buoyant force exerted by the cube compared to the first case of the water and the liquid? तो give reason, दोनों में दीजिएगा। तो अगर दोनों को मतलब डायमेंशंस हम लोगों ने क्या कर दी है? चेंज कर दी। तो आपकी बार पहले हम लोग निकालते हैं कि डेंसिटी तो वाटर की सेम है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अब फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, जितना होगा इनटू ग्रेविटी, दैट इज द फोर्स। सो अगर ये जी तो कांस्टेंट है, यानी अगर एल की वैल्यू ज्यादा आई तो मतलब हम बोलेंगे सिंपल कि एल की वैल्यू अगर ज्यादा आई है तो अगर एल की वैल्यू ज्यादा होगी तो मतलब हमारे पास फोर्स भी ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे जी इसमें कांस्टेंट है। अब आपको पता है कि यहाँ पर जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी एक लिक्विड में इमर्स करते हैं तो उसमें वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो आता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्योंकि भाई जिस जगह पर आपका सॉलिड है वो उतनी जगह पर लिक्विड है नहीं, तो उसका मतलब वो जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ वो बिल्कुल बराबर है उस वॉल्यूम के जो जो वॉल्यूम सॉलिड का है। अब आपको पता है कि हम लोग इसकी इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यू कैन गेट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फर्स्ट केस में, मान लेते हैं कि पहले केस में हमारे पास कितना है? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल्स टू, पहले कितना है फर्स्ट केस में? वॉल्यूम ऑफ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज इक्वल्स टू 125 आएगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम दूसरे केस में हमारे पास जो वी डैश मान लेते हैं, वो लिक्विड जो डिस्प्लेस होगा वो वी डैश ऑफ द सॉलिड इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे आप तो 4 इंटू 4 इंटू 4 यू विल गेट 64। 4 इंटू 4 इंटू 4 यू विल गेट 64। दूसरे में आपके पास आएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास ये चीज कांस्टेंट है, मतलब क्या चीज कांस्टेंट है? डेंसिटी कांस्टेंट है। तो डेंसिटी अगर हमारी फिक्स है तो मैं बोल सकता हूं कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज फिक्स्ड, और मैं वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड या सॉलिड इज इक्वल्स टू मास ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। अब आपको पता है ये चीज कांस्टेंट है, यानी मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि जितनी इसकी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ही ये वैल्यू ज्यादा होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड और सॉलिड बराबर, मैं बार बार बोल रहा हूं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू मास ऑफ द लिक्विड स्पेस। अगर इफ डेंसिटी इज फिक्स, इफ डेंसिटी हम लोगों ने यहाँ पे रख दी, डेंसिटी इज फिक्स्ड, डेंसिटी फिक्स्ड है। सो मैं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो होगा वो बराबर, मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा उतना ही ज्यादा मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस होगा, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस होगा जितना, अगर डेंसिटी सेम है तो जब ये दोनों प्रोपोर्शनेट में है तो मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड 1 पहले वाले का अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड 2 दूसरे वाले का इज इक्वल टू मास ऑफ द लिक्विड पहले वाले का डिस्प्लेस अपॉन मास ऑफ द लिक्विड जो कि दूसरे वाले का डिस्प्लेस होगा। ठीक है, अब मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये हमारे पास पहला कितना है? दैट इज 64। पहला हमारे पास था 125 अपॉन 64
is equals to mass of the liquid upon mass of the liquid displaced first time और mass of the liquid displaced second time में। तो मान लेते हैं कि ये इन दोनों का, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस पहले बार में और मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस सेकंड टाइम में, इनका जो रेशियो होगा वो होगा 125.64। 125.64 will be the ratio of this mass of the liquid displace। अच्छा ठीक है, मान लिया। तो अब आपको पता है कि अगर मैं कंपेयर करता हूँ फोर्स से, तो पहली फोर्स में F1 मान लेता हूँ, कितना होगा, that would be equal to m1 m of mass of the liquid displaced in the first case into gravity, और मैं डिवाइड कर देता हूँ F2 फोर्स से, that would be mass of the liquid displaced for the second time into gravity, और इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो G से G कैंसिल हो जाएगा, और मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि मास फोर्स ऑफ द पहली फोर्स अपॉन दूसरी फोर्स का भी जो रेशियो होगा वो बराबर होगा मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड फर्स्ट टाइम एंड मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड फॉर द सेकंड टाइम, एंड दैट विल बी इक्वल टू 125.64 का रेशियो। समझ आया? समझ आया? क्या मैं दोबारा रिपीट करूं? बोलिए। हाँ अमनान मरदुल्ला बेटा समझ आया? एंड मिराज देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ये तो पहला वाला पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, वो तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिंपल से कह सकते हो कि जितना ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा लिक्विड जो है वो फ्लोट करता है, तो ज्यादा ब्यूरेंट फोर्स उसमें लगेगी जिसमें ज्यादा फ्लोट करेगा, जिसमें ज्यादा फ्लोट करेगा तो जाहिर सी बात है डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसमें उसमें ज्यादा फ्लोट करेगा, तो सैचुरेटेड सॉल्ट में ज्यादा फ्लोट करेगा, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड ये कह रहा है कि अगर हमने क्यूब को 4 सेंटीमीटर से, यानी हमने एक 4 सेंटीमीटर वाला क्यूब ले लिया है और दोनों को पानी में मर्ज करते हैं, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द ब्यूरेंट फोर्स? ब्यूरेंट फोर्स का क्या इफेक्ट होगा एक्सपीरियंस बाय द क्यूब एज कंपेयर्ड टू द फर्स्ट केस ऑफ द वाटर इन गिव रीजंस। तो आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन मास ऑफ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल्स टू मास ऑफ द लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। लेकिन इस केस में वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो होता है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई जो सॉलिड आपने डाला है उस जगह से उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा, तो वो जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है वो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड के। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड पहले केस में कितना आ रहा है हमारे पास 125, तो 125 लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड सॉलिड दूसरे केस में कितना आ रहा है, दैट इज जब 4 ले लोगे तो 64 आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड पहले केस में और दूसरे केस में जो है पहले में है 25 और दूसरे में है 64। तो अभी हम लोग को पता है कि मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरफ से, क्योंकि हम लोग को पता है कि फोर्स इक्वल टू होता है मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू ग्रेविटी। यहाँ पर सॉलिड नहीं होगा, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, जो लिक्विड का डिस्प्लेसमेंट है मास को। तो मैं मान लेता हूँ कि D2 इज DL, तो डेंसिटी तो दोनों केस में वाटर ही है तो डेंसिटी तो चेंज होगी नहीं, तो मैं लिख लेता हूँ D इंटू एल, यानी मैं लिख सकता हूँ कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू मास ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड की जगह पर ये तो फिक्स ही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी आप लिख सकते हो, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब ये कांस्टेंट है तो आप इसको लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2। अब एक फर्स्ट से और सेकंड से डिवाइड कीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फर्स्ट टाइम में और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सेकंड टाइम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ द लिक्विड फर्स्ट केस में, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस में सेकंड टाइम में। अब ये तो पता है कि ये इन दोनों का रेशियो है आपका 125.64, तो आप लिख सकते हैं 125.64। अब आपको पता है कि अगर मैं दो फोर्सेस देता हूँ कि F1 फोर्स हमारे पास है मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस फर्स्ट टाइम अपॉन इनटू जी, F2 होगा हमारे पास मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस सेकंड टाइम, ये उन दोनों को आप कट कर देंगे जी से, तो यू विल गेट दिस वैल्यू एंड यू विल फाइंड दैट कि फोर्स F1 और F2 का जो रेशियो होगा वो 125:64 होगा। समझ आया? समझ आया? तो हम बोलेंगे कि, तो मैं यहाँ पर एक बात सिंपल बोल सकता हूँ कि F1 जो फोर्स होगी वो ज्यादा होगी, मतलब F1 पे फोर्स ज्यादा लगेगी एज कंपेरिजन टू F2। समझ आया? समझ आया? Yes, क्योंकि ज्यादा yes. लिक्विड बाहर आएगा तो ज्यादा फोर्स लगेगी। समझ आया? कॉपी कीजिए इसको, फटाफट से कॉपी कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए फटाफट।
You got this answer. A ball weighing 4 kg डेंसिटी आपको कितना दे रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं, चलो क्या कह रहा है. एक बॉल है जिसकी वेट कितनी है 4000 किलोग्राम्स मीटर इज कंप्लीटली इमर्ज इन डेंसिटी ऑफ वाटर. फाइंड द ब्यूयनेंट फोर्स. कितनी ब्यूयनेंट फोर्स इस पर लगेगी. तो सिंपल सी बात है कि आपको फोर्स निकालना है. तो सबसे पहले फोर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस. ये आपको चाहिए होगा फोर्स निकालने के लिए. सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए होगा, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे आप. व्हाट यू विल डू. प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे. तो चलिए कैसे करते हैं उसको सॉल्व, हम लोग देखते हैं. चलो ओके. सो चलिए मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए समझने में. लेट्स टेक दिस वन. ओके चलो. सो अभी यहाँ पर गिवन है द बॉल वेट 4 kg. बॉल का जो वेट है वो कितना है, 4 kg है. तो 4 kg है अगर वेट, ठीक है. तो उसका मतलब क्या हुआ कि 4 kg अगर उसका वेट है तो वेट ऑफ द यानी मास ऑफ द सॉलिड कितना है आपके पास. मास ऑफ द सॉलिड इज एक्चुअली, यू कैन सिंपली से दैट इट इज 4 kg. इट इज बीइंग गिवन टू यू, ठीक है. मास ऑफ द सॉलिड उसको आपने कंप्लीटली इमर्स कर दिया यानी वो पूरा का पूरा डूब चुका है. फाइंड द ब्यूयनेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. तो कितनी ब्यूयनेंट फोर्स उस पर लगेगी अगर वाटर की डेंसिटी इतनी गिवन है. तो मास ऑफ द सॉलिड इतना है. अब आपको डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो आपको गिवन है वो कितना है बेटा. डेंसिटी ऑफ सॉलिड आपको गिवन है 4000 kg. 4000 kg पर मीटर क्यूब. ओके. सो इस मास ऑफ द सॉलिड आपको गिवन है, डेंसिटी गिवन है. तो उससे क्या मिलेगा आपको, उससे मिलेगा आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यों निकालना जरूरी है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ही जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के बराबर होता है. तो नाउ यू हैव टू राइट हियर दैट, ये निकालना है आपको. तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज 4, ठीक है. स्टैंडर्ड यूनिट याद रखिएगा, अगर ऊपर मास केजी में दे रखा है तो यहाँ पर डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में, और वॉल्यूम भी आपका किस में आएगा, मीटर में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा. ओके. तो डेंसिटी यहाँ पर आपने 4000 रख दी और यू राइट इट, यहाँ पर आपको मिल जाएगा दैट इज मीटर क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको यहाँ पर मिल गया है, और यहाँ पर आप इसको कट करेंगे तो यू विल गेट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होता है वो बराबर होता है जब पूरा इमर्स कर जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के, और जब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के बराबर आप कर देंगे इसको. ओके. तो नाउ यू कैन पुट दिस वैल्यू की वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. अब आपको निकालना है कि फोर्स कितना होगा. तो फोर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, मास ऑफ द लिक्विड. तो मास ऑफ द लिक्विड स्पेस के लिए आपको क्या चाहिए होगा, मास ऑफ द लिक्विड के लिए आपको डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस अपॉन इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड. सो ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो होता है ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होता है. डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको गिवन है दैट इज 1000. सो यू कैन पुट दिस वैल्यू की डेंसिटी इज 1000 इज बीइंग गिवन टू यू. मास ऑफ द लिक्विड आपको निकालना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज गिवन टू यू. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1000. तो 1000 यहाँ पर आ गया आपका, ठीक है, 1000 मीटर क्यूब. ओके. ओहो, मैंने यहाँ पर एक चीज उल्टा कर दिया. क्या उल्टा किया है, ये उल्टा कर दिया मैंने कि यहाँ पर डेंसिटी मेरे पास इतना वॉल्यूम हुई तो मैं कह रहा इतना कैसा जाए. सो यहाँ पर मुझे 4000 लेना है. एक मिनट बेटा, ये थोड़ी छोटी सी गलती हो गई. सो चलो इसको करेक्ट करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, दैट इज 4000. और जहां पर मास रखना था वहां मुझे डेंसिटी लग गया, तो ये 4 है गया. ये आपको यहाँ से कट कर दो, यू विल गेट 1000. सो यू विल गेट 10 रेज़ टू द पावर -3. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो आएगा वो आएगा आपके पास 10 रेज़ टू द पावर -3. ये ऊपर चला जाएगा और वो नीचे आएगा, तो 10 की पावर -3 आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगा. अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होता है वो बराबर होता है वॉल्यूम उसके. तो आप इसको क्या करिए, इरेज कर दीजिए, और इरेज करने पर यू विल फाइंड कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के बराबर होगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका आया है 10 रेज़ टू द पावर -3. तो यहाँ पर भी आप 10 रेज़ टू द पावर -3 लिख दीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर +3 into 10 रेज़ टू द पावर -3.
ठीक है, ये डेंसिटी है 1000 लिक्विड की और वाटर की मतलब, और ये मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस है। अच्छा ये को याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ पर आपने किसकी डेंसिटी लिखी है, लिक्विड की, तो यहाँ पर मास ऑफ द किसका आएगा, लिक्विड का आएगा। और यहाँ पर आपने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की जगह पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यों लिखा है, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो यू विल बी एबल टू फाइंड कि आपको यहाँ पर m2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, सॉरी मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दैट वुड बी 1। कैसे, 10 की पावर -3 + 3 करोगे तो 0 हो जाएगा एंड यू विल गेट 1। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000 और इंटू 10 की पावर -3 का मतलब होता है 1/1000। कट करोगे यू विल गेट 1। तो 1 kg का मास आ गया। तो फोर्स अगर आपको निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू ग्रेविटी, तो यू विल गेट दैट विल बी इक्वल्स टू 9.8 kg। अगर मास को आप 1 kg लेते हैं, ग्रेविटी को 9.8 लेते हैं, तो यू विल गेट 9.8 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। या फिर आप इसको 10 लेते हैं तो 10 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। समझ आया, न्यूटन फोर्स कितनी आएगी, समझ आया आप लोग को, बोलिए। हामना, मृदुला, मिराज, Yes, sir. yes sir, समझ आया। इस yes क्वेश्चन को sir. दोबारा कीजिएगा घर पे, प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस वन। ओके, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस क्लास, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, आपकी अभी मैथ्स की क्लास है क्या?